नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके परिवार इपोज क्लासेस में। ठीक है, तो इपोज क्लास में हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी थी। अब इसी क्रम को या इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कैसे करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी क्या करते थे या नहीं करते थे या कैसे करते थे। तीसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे मुहरों के बारे में और कुछ मुद्राओं के बारे में। फिर पढ़ेंगे अपन कांसे की नर्तकी, पुरोहित की मूर्ति, बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल और देखते रहिए हमारा यही एपिसोड। चलिए, तो हम क्या प्रारंभ करते हैं, कृषि। तो क्या ये चावल की कितने प्रकार की खेती करते थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नौ प्रकार की खेती करते थे। अच्छा, 9 प्रकार की खेती में कौन कौन सी, जैसे गेहूं, चावल, कपास, है ना, और सरसों, बहुत सारी ऐसी 9 प्रकार की खेती करते थे। तो हमें चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? चावल के साक्ष्य हमको मिले हैं लोथल व रंगपुर से। लोथल व रंगपुर से हमें कहाँ के किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम पूछेंगे कि आपको बाजरे के साक्ष्य मिले हैं? यस सर, हैं। बाजरे के साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में पड़ता है ना, सौराष्ट्र से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, हम पूछेंगे क्या यहाँ खेती में जुताई हुआ करती थी? तो बिल्कुल सही। तो हमें जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत हमें कालीबंगन नहीं, वनावली। कहाँ से? बनावली, सॉरी, बनावली से हमें क्या मिला है, आप बताएंगे? बनावली से मिला है खिलौना, हल रूपी खिलौना। कहाँ से मिला है हमें? हल रूपी खिलौना मिला है बनावली से। कहाँ से? बनावली, जो कि हरियाणा में है ना, HR हरियाणा में है। जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिले? जुते हुए खेत हमको मिले हैं, हमने क्या बताया था, कालीबंगन। यस सर, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से सजावट रूपी, जैसे सजावट में किसका उपयोग करते हैं महिलाएं? चूड़ियाँ, है ना, लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से। इन सब के बारे में, लोथल, कालीबंगन, लोथल जो है कि बंदरगाह हुआ करता था, इस सब की जानकारी आपको फुल डिटेल में इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको दे दी जाएगी। ठीक है ना। फिर हम पूछेंगे क्या ये कपास, या सर, तो कपास से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कपास विश्व में सर्वप्रथम किस सभ्यता वाले या किस सभ्यता में उगाई गई फसल थी? तो कपास सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हम लोगों ने उगाया था। तो कपास विश्व में, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उगाया था। तो मेसोपोटामिया के लोग कपास को मंगाया करते थे, तो मालूम है वो क्या बोलते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंडन बोलते थे। तो क्या मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंडन बोलते थे। क्या? सिंडन, जो कि ये किसका परिवर्तित रूप है? जो कि सिंधु का परिवर्तित रूप है। ठीक है, आई समझ में बात? चलिए एक बार फिर से हम दोहराते हैं। कृषि में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 प्रकार की कृषि करते थे, जैसे अच्छा गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, है ना, सरसों, बहुत सारी ऐसी। तो गेहूं की हमें 3 किस्में मिली, चावल की 2 किस्में मिली, है ना, 2 किस्में जौ की मिली,
एक किस्म इसकी, किसकी, बाजरे की एक किस्म की खेती ये करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 प्रकार की खेती किया करते थे, गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों आदि। चावल लोथल व रंगपुर से मिली। रंगपुर से चावल या धान की भूसी भी हमें मिली। धान की भूसी, अगर पूछा जाए कि धान की भूसी कहाँ मिली तो रंगपुर लगा देंगे। और चावल कहाँ से एक्चुअली में मिला है तो वो है लोथल से। ठीक है, आंसर अगर ऑप्शन में लोथल और रंगपुर दोनों आते हैं तो प्रेफरेंस किसको देना है, लोथल को। वैसे आएगा तो नहीं, एक ही आएगा आपका। बाजरे की खेती लोथल और सौराष्ट्र से हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जुते हुए खेत हमें कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। तो जुते हुए खेत कालीबंगा हमें राजस्थान से प्राप्त हुए। हल रूपी खिलौना, है ना, एक खिलौना था मिट्टी का खिलौना, तो हल रूपी मिट्टी का खिलौना हमें बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है, में मिला है। कपास उगाने में हम लोग सर्वप्रथम अग्रणी थे पूरे विश्व में। ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया के लोग कपास मंगाया करते थे, तो कपास ना बोल के उसे सिंडन कहते थे, क्योंकि यहाँ सिंधु घाटी के लोग रहते थे। तो क्या बोलते थे उसे कि हमें सिंडन दे दो भाई साहब। तो ये सिंडन किसका परिवर्तित रूप है, सिंधु का। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आप इसको नोट करिए, टेक योर टाइम। आशा करता हूं आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पशुपालन। ये किस प्रकार के पशु पालते थे। तो हमें साक्ष्य मिले हैं घोड़े के, हाथी के, लेकिन इनको पालतू नहीं बनाया जा सका। ऐसे साक्ष्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि घोड़े हाथी को ये पाला करते थे। ठीक है, अच्छा, हमें घोड़े, एक जगह है सुरकोतदा, कौन सी, सुरकोतदा, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से हमें पता क्या मिला, सुरकोतदा से हमें घोड़े के, सुरकोतदा में, चलिए हम लिखते हैं और आप भी साथ में नोट करते जाइए, क्या, पशुपालन। तो पशुपालन में क्या बताया है हमने, घोड़े, यहां से लिखेंगे, घोड़ा व हाथी के साक्ष्य मिले, लेकिन पालतू जानवर, मतलब ये पालतू हैं, ऐसे साक्ष्य नहीं, पालतू जानवर हैं, साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, अच्छा, हमें एक जगह है सुरकोतदा, एक जगह मिली हमें राणा घुंडई, कौन सी, राणा घुंडई। तो सुरकोतदा से हमें क्या मिला, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, सुरकोतदा से। राणा घुंडई से हमें क्या मिले, राणा घुंडई से हमको मिले हैं घोड़े के दांत, घोड़े के दांत। दांत हमें कहाँ से मिले, सुरकोतदा से मिले। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग मांसाहारी थे, मांसाहारी, और कुछ लोग शाकाहारी थे। तो हमने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ कुछ लोग गाय भी खाते थे। ये फैक्ट है कि गाय को पूजने का कोई मतलब हमें वो मिला, सीधी बात है, गाय को पूजने का साक्ष्य नहीं मिला, गाय को पूजने का साक्ष्य नहीं मिला। अब हमें यहाँ से हम शेर का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ शेर पाया जाता था, शायद पाया जाता हो, लेकिन हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए हम अभी यहाँ प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, तो पशुपालन एक बार फिर देख लो, घोड़े हाथी
के साक्ष्य मिले, लेकिन पालतू हैं ये पता नहीं चल पाया है। अच्छा, हमें एक ध्यान आ रहा है, पालतू से एक क्वेश्चन याद आया है। एक जगह हमें रोपड़, तो रोपड़ में कुत्ते के, या कुत्ता नामक जो जानवर होता है ना, तो कुत्ते के क्या मिले, कुत्ते के अवशेष मिले, कुत्ते के। और यहीं पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, रोपड़। रोपड़ यानी रूपनगर, वर्तमान नाम इसका क्या है, वर्तमान नाम इसका है रूपनगर। वर्तमान नाम क्या है, रूपनगर। ठीक है, आई बात समझ। एक बार देखो, सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि पंजर मिले, राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले। यहाँ के कुछ लोग मांसाहारी, कुछ लोग शाकाहारी थे, तो गाय को पूजने के यहाँ साक्ष्य नहीं मिले, और हमें शेर के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, रोपड़ में कुत्ते के अवशेष मिले, और यहीं पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ मिले, रोपड़ में। रोपड़ का वर्तमान नाम क्या है, रूपनगर। प्लीज नोट डाउन, टेक योर टाइम। आशा करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मुहरें। हमें कुछ मुहरें मिली हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। मुहरें, हमें सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो नामक एक स्थल से प्राप्त हुई हैं, लगभग 500 से भी अधिक। और टोटल मुद्राएं हमें 2000 प्लस समथिंग हमें प्राप्त हुई हैं। अच्छा, यहाँ से हमें एक गैंडा और मिला था, क्या, गैंडा। तो गैंडा कहाँ मिला, गैंडा नामक जानवर कहाँ मिला, गैंडा मिला हमको कहाँ, आमरी में। ठीक है, ये लिख लेना, गैंडा कहाँ मिला, आमरी में। चलिए तो फिर अब हम इसके बाद पढ़ते हैं मुद्राएं। मुहरें या मुद्राएं। तो मुहरें, कुल मुहरें 2000 प्लस मिली हैं, और मोहनजोदड़ो से 500 प्लस मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये आयताकार थी। कैसी थी, आयताकार थी। इनकी आकृति कैसी थी, आयताकार थी। अच्छा, हमें एक मोहर मिली है। अच्छा, ये मोहरें बनी किसकी होती थी, ये मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी, सेलखड़ी की बनी होती थी। हमें एक मुद्रा मिली है, राजमुद्रांक मुद्रा मिली हमें। ये मुद्रा किसके लिए प्रयोग की जाती थी, तो ये मुद्रा व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी। ये मुद्रा हमें मिली कहाँ है, तो ये मिली है लोथल से भी, मोहनजोदड़ो से भी, और कालीबंगा से भी। लोथल गुजरात, ये पाकिस्तान, और ये कालीबंगा कहाँ, राजस्थान। ठीक है, राजमुद्रांक की मुद्रा व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी। हमें एक पशुपति एक मोहर मिली। चलो हमें यहाँ पे एक चित्र बना दें। जैसे एक मोहर है, ये यहाँ पे एक पद्मासन की मुद्रा में ऐसे योग नहीं करता कोई, तो वैसे एक मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और इसके ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, तो ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। तो यहाँ 2 जानवर बैठे थे, यहाँ 2 जानवर बैठे थे, हाथ थे, हाथों में चूड़ियां थी, और इसके नीचे 2 जानवर बैठे थे, किसके, इधर पे।
फिर एक लाइन खींची थी, यहाँ दो पक्षी बैठे हुए थे। हमने क्या क्या बताया, पद्मासन की मुद्रा में एक बैठा हुआ है इंसान, दो जानवर बाईं, दो जानवर दाईं ओर। अच्छा, दाईं ओर कौन कौन से थे, हाथी और बाघ। यहाँ कौन सा था, गैंडा। गैंडा और कौन सा था ये बताएंगे आप। चलो, और यहाँ दो बैठे थे क्या, नीचे सबसे दो पक्षी थे। दो पक्षी कौन से थे, दो मोर। दो मोर थे नीचे, और ये दो एक ही प्रकार के हिरण, दो हिरण थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक गैंडा है और एक क्या है, गैंडा और भैंसा। चलो इसको हम अभी सही से लिखेंगे। तो हमें एक मिली है क्या, चलिए आप इसको देख लो। कुल मोहरें 2000 प्लस प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से 500 प्लस मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये आयताकार इनका आकार हुआ करता था। ये मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। राज मुद्रांक मुद्रा हमें लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। व्यापार के लिए ये मुद्रा प्रयोग करी जाती थी। हमें एक क्या मिला, चलिए, पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक मोहर पे बना हुआ था। तो इसके बारे में, ये मोहर मिली कहाँ से है, किसने इसको क्या कहा है, चलिए अभी हम इसको देखेंगे। तो हमने बताया पद्मासन की मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा, पद्मासन की अवस्था में, ठीक है, पद्मासन की अवस्था में बैठा एक व्यक्ति, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया पशुपति। पशुपति। लेकिन एक वैज्ञानिक कौन, एक इतिहासकार कौन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा, जॉन मार्शल ने इसको कहा ये आद्य शिव है, ये आद्य शिव है। कौन है, ये है आद्य शिव। तो आद्य शिव किसने कहा है, जॉन मार्शल साहब ने। कुल जानवर कितने थे इसमें, कुल जानवर 6। कितने प्रकार के थे, तो 5 प्रकार के। दाएं कौन बैठे थे और बाएं कौन बैठे थे, और नीचे कौन बैठे थे, तो नीचे थे 2 हिरण, बगल में एक दो, तो बाएं कौन था, बाएं था अपना गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा। दाएं कौन था, बाघ और हाथी, है ना, बाघ और हाथी। तो कितने हो गए टोटल, 5, है ना। और कुल जानवरों की संख्या कितनी हो गई, 6। हमें दो पक्षी भी मिले, 2 पक्षी। तो पक्षी कौन से थे, 2 मोर। पक्षी कौन सा था, 2 मोर हमें इसके नीचे बैठी हुई मिली। इसके हाथों में चूड़ियां भी थी, है ना, चूड़ियां भी थी। ये पशुपति की मोहर हमें मिली कहाँ है, ये मोहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुपति या आद्य शिव की मूर्ति कहाँ मिली है, तो कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से या मोहनजोदड़ो से। आई बात समझ में, एक बार फिर से देखिए। पद्मासन की अवस्था में एक बैठा हुआ व्यक्ति एक मुद्रा पे, उसको क्या कहा गया, पशुपति। लेकिन जॉन मार्शल ने इसे पशुपति ना कहकर क्या कहा, ये आद्य शिव जी हैं, है ना। अच्छा, कुल जानवर कितने थे, 6। कितने प्रकार के थे, 5। दाएं बैठे थे 2 बाघ और हाथी, बाएं बैठा था गैंडा और भैंसा। इसके नीचे 2 बैठे थे लेकिन एक ही प्रकार के थे, 2 हिरण बैठे हुए थे, और उसके और नीचे 2 मोरें यानी 2 पक्षी भी बैठे हुए थे। ये मोहर हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये मोहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
चलिए आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे, एक हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित है ना, पुरोहित। तो इसके बारे में, ये कैसे, किस मिट्टी का था? सेल खड़ी का बना हुआ था। कहाँ से मिला है? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला होगा। तो कौन मिला हमें? एक मिली हमें पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति में ये सेल खड़ी का बना हुआ था। सेल खड़ी एक मिट्टी होती है, सेल खड़ी का बना हुआ था। सेल खड़ी का बना हुआ था। अच्छा, ये हमें मिला कहाँ से था? ये हमें मिला था कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अच्छा, इसकी आकृति कैसी थी? जैसे मान के चलो इसका ये मुख है, तो ऐसे करके यहाँ पे एक अलंकृत था। अच्छा, मान के चलो ये गर्दन के बाद ये, तो एक दाया कंधा होगा, एक बायां। तो बायां मान चलो ये है, बायां ये कंधा हो गया। तो एक ऐसे शॉल ओढ़े था, ऐसे इस प्रकार का शॉल था जिसपे ये चिट टाइप की है ना, तिलपतिया आकार का एक शॉल ओढ़े हुए था, जिसमें दायां कंधा ढका नहीं था, केवल बायां कंधा ढका हुआ था। अच्छा, उसकी दाढ़ी भी हमें बनी हुई मिली, केवल दाढ़ी ऐसी थी, ठीक है। और मूछें नहीं थी उसकी, केवल क्या दाढ़ी थी और मूछें उसकी नहीं थी, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सिर पर एक अलंकृत था, एक अलंकृत, सिर पर एक अलंकृत था। दाढ़ी करीने से सजी हुई, तिलपतिया साल ओढ़े हुए, तिलपतिया साल ओढ़े हुए, जिसमें क्या हुआ था? बायां कंधा ढका हुआ, बायां कंधा ढका हुआ, दायां कंधा नहीं ढका था, नहीं ढका। आई बात समझ में? तो ये कहाँ से मिला हमें? मोहनजोदड़ो से मिला। सेल खड़ी का बना हुआ था, सिर पर एक अलंकृत था, दाढ़ी करीने से सजी हुई थी, तिलपतिया एक शाल ओढ़े हुए था, ठीक है। ये कौन से थे? ये अगर हमें मिला जाए तो ये क्या थी? पुरोहित की मूर्ति। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पुरोहित की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो पुरोहित की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुरोहित की मूर्ति के बाद अब हमें मिली है क्या? हमें मिली है एक कांस्य की नर्तकी, ठीक है। तो कांस्य की नर्तकी हमें कहाँ से मिली है? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो एक फिल्म बनी ना, तो सबसे लास्ट में जब बाढ़ आ जाती है तो हमें एक चिन्ह दिखाई, बाढ़ आ जाती है तो उसमें हमें एक नर्तकी तैरती हुई दिखाई देती है, तो वही तो है कांस्य की मूर्ति। तो कांस्य की नर्तकी है ना, कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी हमें कहाँ से मिली है? कांस्य की नर्तकी हमें कहाँ से मिली? बताइए बताइए बताइए। हमने बताया था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एक फिल्म है, पता है सबको। मोहनजोदड़ो में हीरो कौन? ऋतिक रोशन, हीरोइन पूजा हेगड़े, है ना। सरमन उसका नाम होता है। चलिए आप फिल्म देखिए और इस फिल्म का लुत्फ उठाइए, और मोहनजोदड़ो के बारे में भी आपको कुछ हल्की फुल्की नॉलेज उसमें हो जाएगी, है ना। जो साथ में है, जो साथ में नहीं है, आए समझ में। तो कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। ये कैसी थी? एक नर्तकी, मान के चलो ये नर्तकी है,
चलिए, हमें ज़्यादा आर्ट तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बना बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार की थी कि एक जो ये वाला हाथ है, दायां हाथ कूल्हे पे रखा हुआ था, बायां हाथ सिंपल था, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की एक नृत्य की थी, समझ लो, एक पाँव ऐसे। तो कांसे की नृत्य की कैसे हुई? कांस की नृत्य की में दायां हाथ कूल्हे पर था, तो बायां हाथ सीधा था, है ना, बायां हाथ सीधा था, हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्ण नग्न थी, है ना, कोई भी कपड़ा इस पे नहीं था, लेकिन गले में एक हार या अलंकृत पहने हुए थी, अलंकृत पहने हुए थी। चलिए सर, ओके। तो कांस की नृत्य की हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली। दाएं हाथ कूल्हे पर था, बायां हाथ सीधा हुआ था, है ना, ये पूर्ण रूप से नग्न थी, गले में एक हार हमें देखने को मिलता है। फिर हमें एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसा नहीं होता है, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह हमें कहाँ से मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है क्या? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग मांगलिक कार्यों, है ना, मांगलिक कार्य मतलब शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, और आज भी किया जाता है। हमें धौलावीरा से, कहाँ से? धौलावीरा से 10 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, 10 प्रकार के चिन्ह मिले हैं। हमें एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। मातृ देवी की मूर्ति कैसे, या मातृ देवी की एक मातृ देवी की बोल सके तो हम बोलेंगे कैसे कि एक देवी है, देवी के पेट से एक पौधा निकला हुआ है, इस प्रकार की एक मुद्रा में हमें एक चित्र मिला है। तो इससे किसने क्या क्या अनुमान लगाया है देखेंगे अभी। तो आप इसको नोट करिए। कांसे की नृत्य मोहनजोदड़ो से मिली है। दाएं हाथ कूल्हे पर था, बायां हाथ सीधा था, पूर्ण नग्न थी, गले में एक हार था। स्वास्तिक का चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। धौलावीरा से 10 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, और ये स्वास्तिक का चिन्ह मांगलिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या हम, मातृ देवी। मातृ देवी को उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, और यहाँ के लोग, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग इसी मातृ देवी की पूजा करते थे। इसकी मातृ देवी की, और इसी के आधार पर हमने कहा है कि शायद, इतिहासकार कहते हैं कि शायद यहाँ पे मात्रात्मक सत्ता थी। मात्रात्मक सत्ता यानी महिलाओं का शासन, मतलब महिलाओं की ज्यादा चलती थी। तो सुनिए यहाँ पे क्या हमने बताया है आपको। मातृ देवी, मातृ देवी, तो मातृ देवी में हमने क्या बताया है, इसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, इसके किसके, मातृ देवी के पेट से एक पौधा या पेड़ निकलता हुआ दिखाई देता है, इसी को देखते हुए इसको यहाँ के लोग का माना जाता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा किया करते होंगे। और इसी को देखते हुए इतिहासकारों ने क्या बताया कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक सत्ता प्रचलित थी।
प्रचलित थी। आई बात समझ में। तो मातृ देवी, इसे उर्वरता की देवी कहा जाता था, ये कहा जाता है। पेड़, इसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी, यही मातृ देवी यानी उर्वरता की देवी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जैसे पेड़ से पेड़ निकला है, तो पेड़ में क्या हुआ, पेड़ में फल उगेंगे तो वही हमें खाने को देगी। तो इसे कहा गया है कि उर्वरता की देवी, यही हमारी संरक्षिका है। ठीक है, ओके सर, आप इसको नोट करिए, इसकी आगे अभी हम बताएंगे। टेक योर टाइम। आशा करता हूँ आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ के अंतिम संस्कार, कि किस प्रकार के लोगों को दफनाया जाता था, या जलाया जाता था, या नहीं जलाया जाता था। तो ये आज हम सब कुछ देख लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, तो 3 प्रकार के अंतिम संस्कार किए जाते थे। पहला दाह संस्कार, दूसरा समाधान, समाधान मतलब दफनाया जाता था, दफनाने की विधि, या समाधान या समाधान, समाधान। ठीक है। और तीसरी थी कैसी, अर्ध समाधान। तो दाह संस्कार, इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। ये हमारी हिंदू विधि के अनुसार हुआ। फिर दफनाने की विधि या समाधान, तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो क्या किया जाता था, उसके साथ उसको दफना दिया जाता था। ये हो गया समाधान, ये मुस्लिम विधि हो गई। ठीक है। अर्ध समाधान, इसमें क्या होता था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसे जलाया और दफनाया नहीं जाता था, उसे पहले ऐसे फेंक दिया जाता था। तो उसको पक्षी जानवर खा के जब शरीर आध खवा हो जाता था ना, मतलब आधी खा लिया पक्षियों ने, जानवरों ने, फिर इसके बाद जो शरीर बचा हुआ है उसको दफना दिया जाता है। ये पारसी विधि के अनुरूप ये है। ठीक है। तो दाह संस्कार देख दिया हमने, दफनाने की विधि देखी हमने, और अर्ध समाधान देखा। ये हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ये पारसी विधि। अब कुछ पॉइंट इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे एक जगह है क्या, सुरकोतदा, यस सर, सुरकोतदा कहाँ है, गुजरात। सुरकोतदा में अंडाकार की कब्र मिली, अंडाकार कब्र मिली। कहाँ पे, हमें सुरकोतदा में। ठीक है। प्रायः मतलब सामान्यतः इसके शवों को उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता था। लेकिन हड़प्पा और कालीबंगा में, हड़प्पा व कालीबंगा कैसे दफनाया गया, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण का मतलब है उसका सिर उत्तर में रहेगा और दक्षिण उसकी पैर रहेंगे। लेकिन हड़प्पा और कालीबंगा में कैसे मिले कि इसको दफनाया गया कैसे, दक्षिण से उत्तर मतलब दक्षिण में उसका सिर होगा और उत्तर में इसके पैर होंगे। हमें एक जगह और देखने को मिली, उसको बोलते हैं रोपड़ में पश्चिम से समाधान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और रोपड़ में ही कुत्ते के साथ मानव को दफनाने की विधि हमें देखने को मिली है। तो अंतिम संस्कार में क्या हुआ, दाह संस्कार हिंदू विधि के अनुसार हुआ, दफनाने की विधि मुसलमान विधि के अनुसार हुई, अर्ध समाधान पारसी
विधि के अनुसार हुई। सुरकोतदा में हमें अंडेकार की कब्र मिली, लेकिन हड़प प्रायः इनको दफनाया कैसे जाता था, इसका सिर कर दिया जाता था उत्तर की तरफ तथा पैर दक्षिण की तरफ, लेकिन हड़प्पा और कालीगंगा में दक्षिण से उत्तर की ओर, रोपड़ में पूरब पश्चिम से पूरब की ओर दफनाया गया। चलिए अब इसके आगे हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए हमारा एपिसोड और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।